फिर से एक बार स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूँ राज। आप देख रहे हैं हाईवे 33। दोस्तों, आज आपको लेके चल रहा हूँ मैं महाराष्ट्र की शहर जलगांव। ये जो कहानी है जलगांव के पास की है और ये कहानी हमें जो भेजा है ये निखिल जी ने भेजा है। निखिल जी के साथ में ये घटना घटी थी साल 1989। तो चलते हैं निखिल जी की कहानी में। लेकिन दोस्तों, आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नया हैं तो बेल आइकन को ऑल पे करके पुश कर दीजिएगा ताकि आप मेरी कोई वीडियो मिस ना कर पाए, नोटिफिकेशन आपको बराबर मिलता रहे। तो धन्यवाद दोस्तों, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। अब चलते हैं हम हाईवे 33 के सफ़र पर। तो आप सब तैयार हो जाइए, चलते हैं हाईवे 33 के सफ़र पर। दोस्तों, मेरा नाम निखिल है। इस घटना ने मेरे जीवन को ही बदल दिया था। जब भी मुझे घटना याद आता है तो मैं रोमांच हो उठता हूँ और दहल भी जाता हूँ। दोस्तों, ये घटना तो घटे बहुत साल हो चुका है। ये 1989 की बात है। मेरी एक दुकान थी मेडिकल का शॉप का मेरा काम था। मैं अपने गांव से जो 7 किलोमीटर की दूरी पर था और शहर में हमारा दुकान था और मैं वही दुकान चलाया करता था। उसी दुकान पर मुझे एक लड़की से मुलाकात हुई थी। दवाई लेने के लिए आती थी वो और दोस्ती हो चुकी थी। दोस्ती कब प्यार में बदल गया कुछ पता ही नहीं चला। और एक दिन ऐसा आ गया कि हम एक दूसरे के बिना रह नहीं पा सकते थे। अब दोस्ती प्यार, अब उसको शादी में बदलने के लिए हम लोग तैयार थे। लड़की के घर वाले तो तैयार थे, लेकिन हमारे पिताजी, माताजी को तो हमने मना लिया था, लेकिन पिताजी बिल्कुल तैयार नहीं थे। वो आर्मी मैन थे और वो कह रहे थे कि हम शादी करेंगे तो अपनी ही बिरादरी में, अदर कास्ट में नहीं करेंगे। भाई, हमें समाज में मुंह दिखाना है, हमें समाज के साथ चलना है, हम नहीं गैर बिरादरी में शादी करेंगे। वो मुझे लंबी लंबी इस तरह की भाषण दिया करते थे, अब मुझे डांट देते थे। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। मैं सहम के चुप हो जाता था और अंदर ही अंदर हम घुट रहे थे। माँ भी बहुत दुखी रहती थी और पिताजी थे कि उनका दिल पसीज नहीं रहा था। हम 1 साल उस शादी को टालते रहे क्योंकि लड़की वाले के ऊपर भी दबाव था। अगर हमसे बोल दिए थे कि अगर देखो तुम्हारे पिताजी मान रहे हैं तो ठीक है, और नहीं तो हम अपनी लड़की की शादी कहीं और करेंगे। और प्रेशर बहुत था मेरे ऊपर में। मैं उनको मनाता रहा कि थोड़ा सा टाइम और दे दीजिए, मैं कोशिश कर रहा हूँ। और वो मान गए थे। वो भी ज़्यादा टाइम नहीं दे पा रहे थे। मैं एक बार और पिताजी से बात किया। एक बार मामा जी के साथ भी मैं बात करने के लिए ले गया था, लेकिन तब भी वो माने नहीं। गुस्सा हो चुके थे और ऐसा गुस्सा हो गए थे कि मैं क्या बताऊं। वो सुसाइड करने के लिए कोशिश कर रहे थे कि मैं मर जाऊंगा, लेकिन ये शादी नहीं होने दूंगा। फिर हम इस टॉपिक को घर में कभी उठाया ही नहीं और ना ही उस लड़की को बताया कि मेरे घर वाले क्या चाह रहे हैं। सब अपने दिल में रखा हुआ था और सोच रहा था कि आखिर अब मैं करूं तो क्या करूं, कैसे इस लड़की के साथ शादी करूं, कैसे क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैं सुबह करीब 7:30 बजे, पौने 8 बजे घर से निकलता था। 9 बजे मुझे दुकान खोलनी होती थी और रात को 9 बजे मैं दुकान बढ़ा करके अपने घर के लिए
निकलता था। लेकिन आधा घंटा मैं एक चाय दुकान पर बैठता था। वहाँ की चाय मुझे बहुत मज़ेदार लगती थी और चाय और पी करके तब मैं वहाँ से अपने गांव के लिए निकलता था। डेली का मेरा यही रूटीन था। मैं उस रात को भी निकला था। चाय दुकान से मैं चाय पिया और एक आध अपना जो दोस्त थे वहाँ पर आसपास के, उनसे थोड़ा सा बातचीत करके अब मैं अपना घर का रास्ता पकड़ लिया था। करीब मैं 2 किलोमीटर उस हाईवे पर चल चुका था। वो सड़क हर रोज़ की तरह सुनसान थी। रात के टाइम में ज़्यादा ट्रैफिक होता ही नहीं था और सुनसान ही लग रही थी। आसपास में सारे जंगल झाड़ जैसे, खेत जैसे सब कुछ माहौल था। वो तो हमें रोज़ ही देखता था। मैं आज तक डरा नहीं इस रोड पर, ना मेरे साथ में कोई भूत प्रेत पिशाच ऐसी कोई चीज़ नज़र नहीं आई और ना मैं कभी इस चीज़ का अनुभव किया था। लेकिन मैं मानता ज़रूर था, भगवान को भी और भूत को भी मानता था। जब भगवान हैं तो वो भी है। लेकिन मैं देखा नहीं था कभी भी। किस्से कहानियाँ में बहुत पढ़ा था। तो मैं चला जा रहा था, अचानक मेरी हेडलाइट की रोशनी मैं आगे सड़क पर देखा तो मैं दहल गया था कि मैं देखा कि एक मोटरसाइकिल है जो रोड पर पलटी हुई है फुटपाथ की साइड में, और वहाँ एक लड़की गिरी हुई है और एक लड़का। मैं जल्दी से उनके पास पहुँचा और थोड़ा दूरी पर अपना बाइक खड़ा किया और दौड़ के आगे बढ़ा कि देखूं इनकी कुछ मदद कर सकूं, क्योंकि मैं मेडिकल लाइन का बंदा हूं। जब वहाँ पहुँचा तो मेरा पहला नज़र उस लड़के पर गया। उसका सर तो बुरी तरह से फटा हुआ था। अब बहुत सारा खून गिर करके और सड़क पर फैला हुआ था, गाढ़ा गाढ़ा सा। मैं देखते ही समझ गया कि इसका बचना तो मुश्किल ही है। और लड़की ऐसी लेटी हुई थी, शायद इसको कुछ ज़्यादा चोट नहीं लगा था, लेकिन बेहोशी सी लग रही थी। लेकिन फर्स्ट मैंने लड़के के पास ही पहुंचा, वो खून से बचते हुए जो रोड पर फैला हुआ था, और मैं उसका हाथ पकड़ा ताकि नब्ज देख सकूं कि क्या जिंदा है या मर गया है। हाथ छूते ही इतना ठंडा हाथ मेरे लगा जैसे वो फ्रीजर में रखा हो और अभी अभी निकल के आया हो। मैं चौंक गया था कि इतनी जल्दी लाश ठंडी तो नहीं हो पाती है। पता नहीं कितनी देर के एक्सीडेंट हुआ पड़ा है। और मैं नब्ज देखा तो नब्ज था ही नहीं। मैं समझ गया कि ये तो गुजर चुका है। लड़की के पास में आया, तभी लड़की वो करवट ली अपने आप ही। मैं कुछ नहीं बोला था। मैंने बोला, मैडम आप ठीक हैं ना? वो कुछ नहीं बोली। मैं दोबारा बोला कि मैडम आप ठीक हो? तो उसने सर को हिलाया हल्का सा, यानी कि आप उठिए। तो उसने अपना हाथ ऊपर की तरफ उठाया। मैं उसका हाथ पकड़ करके और उसको खड़ा करने में मदद किया। वो देखी अपनी साथी की तरफ और कुछ बोली नहीं, ना रोई भी। वो मुझे लग रहा था कि वो सदमे में आ चुकी थी और उसको कुछ मालूम नहीं हो रहा था कि वो कहाँ पर है, और सदमे में ऐसा ही होता है। मैं उसको हाथ पकड़ करके अपने बाइक के पास में ले आया और बोला, आप बाइक पर बैठिए, मैं देखता हूँ क्या मदद कर सकता हूँ। आप कहाँ से आ रही हैं, किस गांव की हैं? मैं उनसे पूछने लगा, आपका नाम क्या है, कैसे एक्सीडेंट हुआ ये? लेकिन वो कुछ नहीं बोल पा रही थी। वो रोड की साइड में देखे जा रही थी। मैं समझ गया कि इस घटना का इसके दिमाग पर बहुत ज़्यादा असर हुआ है और ये सदमे में ही है। मेरे बैग में पानी था। मैं पानी का बोतल निकाला
और दिया। और हाँ, एक चीज़ मैं बताना भूल गया कि जब मैं लड़की का हाथ भी पकड़ा था तब भी वो ठंडा था, बर्फ़ की तरह ठंडा था। हालांकि गर्मी का दिन था और ऐसा तो होना नहीं चाहिए था, लेकिन मैं ज़्यादा उस लफड़े में माइंड नहीं किया और मैं अपने बैग से पानी की बोतल निकाल करके और लड़की को दिया। लड़की पानी की बोतल लेकर के 2-3 घूंट पानी पिया। मैंने बोला, हो गया जी? वो सर हिला दिया, बोली एक लफ्ज़ भी नहीं। अब मैं सोचा कि अब इनकी कैसे मदद करूं। मैं खुद जाऊं हॉस्पिटल तो बहुत लंबा पड़ेगा, इनके साथ में पता नहीं क्या हो, और वो लाश को अकेले मैं छोड़ना नहीं चाहता था, और लड़की को ले जाता तो लाश और बाइक वहीं पड़ी रह जाती। मैं रोड पर खड़ा हो गया कि कोई गाड़ी आए, कार आ जाए तो मैं रुकवा करके और इनको लेकर के हॉस्पिटल की तरफ चलूं। और मैं इंतज़ार करने लगा। मैं बेचैन था कि जल्दी से कोई गाड़ी आ जाए और मैं इनको लेकर चलूं हॉस्पिटल, वापस शहर की तरफ। इनकी जो जितनी मदद हो सके मैं करूं। और तभी थोड़ी देर में मुझे एक कार नज़र आई जो हमारी तरफ ही आ रही थी, और मैं सड़क पर बीचों बीच में आ गया कि कार कहीं निकल के भागे नहीं। और मैं दोनों हाथ उठा करके कार को रोकने की कोशिश करने लगा। कार बिल्कुल मेरे पास में आकर रुकी और उसमें से आवाज़ आई, अरे निखिल, यहाँ क्या कर रहा? मैं उस आवाज़ को पहचान गया, ये कि हमारे ही गांव का वो प्रधान जी का लड़का सुनील था। मैं दौड़ के उसके पास ड्राइविंग सीट की तरफ, खिड़की की तरफ बढ़ा। यानी भाई सुनील, बहुत धन्यवाद, तू इस टाइम पे अपना यहाँ मिल गया और गाड़ी तूने रोक दी। देख, किसी की मदद करनी है। एक लड़का लड़की का बाइक से एक्सीडेंट हो गया है और उनको हॉस्पिटल में लेकर चलना है जल्दी से। वैसे तो मैं देख लिया हूँ, लड़का तो शायद ना ही बचा होगा, नब्ज तो मुझे मिली नहीं, लेकिन मदद तो करनी पड़ेगी दोस्त। बोला, हाँ हाँ क्यों नहीं, तेरे लिए कोई मना है। और वो अपनी ड्राइविंग सीट से उतरा गेट खोल करके, और हम दोनों उस जगह पर पहुँचे। और मैं जब देखा तो मैं हैरान रह गया, जैसे मेरे लगा कि ऐसे मेरा सर फट जाएगा कि ना तो वो बाइक पर लड़की मुझे नज़र आई बैठी हुई, और ना ही मुझे वो बाइक दिखा, ना वो खून से सना हुआ लड़का दिखा। मैं हैरान सा इधर उधर देख रहा था। तभी मेरा दोस्त बोला, सुनील क्या हुआ, कहाँ पर हैं वो लोग? मेरे मुंह से आवाज़ नहीं निकल पा रही थी। मैं एकदम ऐसा लग रहा था कि मैं खुद सदमे में चला गया हूँ, और मेरा बदन कांपने लगा था, थर 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 थर। वो बोला, तू ठीक है ना निखिल, तू ठीक है ना? मैं कुछ बोल नहीं पा रहा था। वो बार बार मेरे को बोला, निखिल ठीक है ना तू, बता। मैं बोला, हाँ भाई मैं तो ठीक हूँ। और फिर मैं उसको पूरी बात बताई कि देख, ऐसे ऐसे मैंने यहाँ पर देखा, यहाँ बाइक गिरी हुई थी, मैं उस जगह पर गया, शायद खून हो, लेकिन खून नाम का कोई चीज़ भी नहीं थी रोड पर, बिल्कुल साफ था ना वो बाइक। मैं सब कुछ उसको बताता चला गया, दिखा दिखा करके, और मैंने अपनी बाइक पर उस लड़की को यहाँ बिठाया था। मेरी बात सुन करके वो भी आश्चर्य में पड़ गया था। बोला, निखिल एक बात बोलूं भाई? निखिल, हाँ बोल। कह रहा सुनील कि भाई यहाँ से हम चलते हैं, यह जगह मुझे कुछ ठीक नहीं लग पा रही है। ये ज़रूर किसी छलावा का ही काम है कि मैं सुन रखा हूँ कि किसी खास दिन को और कई लोगों को यहाँ पर ऐसा कुछ हादसा नज़र आता है, लेकिन मैं पक्का नहीं बता पाऊँगा, लेकिन सुना ज़रूर हूँ। तो भाई मेरे जो तूने देखा है ना, शायद ये वही छलावा का हिस्सा हो और उनका ये कोई भ्रम जाल फैलाया हो। सुनील बोलते जा रहा था।
अब मैं उसकी बात को सुन रहा था, यानी कि हाँ भाई हो सकता है। और बोला भाई देरी मत कर, तू चल अपनी बाइक स्टार्ट कर, तू आगे चल, मैं पीछे चलता हूँ। मैं उसकी बात को जाना ही था मुझे घर, अब क्या करना था। मैं खुद डरा हुआ था उस जगह पर, और मैं सही में उसके कार के आगे आगे मैं अपनी चल पड़ा था बाइक लेकर के गांव तक। वो मुझे आगे आगे रहा और उसका घर अब दूसरी साइड में था। फिर मैंने उस जगह पर रोका जहाँ से उसको मुड़ना था, और फिर मैं उसके पास बाइक खड़ा करके कार के पास में गया और मैं बोला कि सुनील, वाकई में वो लोग भूत थे, आत्मा थे? तो बोला हाँ, जो तूने देखा था ना वो सब एक कोई भ्रम जाल था, और भूत प्रेत का ही सब ये सब रचा हुआ खेल होता है कि ताकि उसमें कोई फंसे और वो आसानी से उसको शिकार बना सके। थैंक गॉड तू जिंदा है और तू अपने घर जा, अब इधर उधर मत भटकना, अब सीधे अपने घर में जा, कल तेरे से हम मिलते हैं दिन में। मैं अपनी बाइक स्टार्ट करके अपना घर चला आया था, लेकिन माँ बाप को किसी को मैं इस घटना के बारे में बताया नहीं कि कहीं वो फिर चिंतित हो जाएंगे। और मैं थोड़ा बहुत खाना खा करके, वैसे भूख तो मर चुकी थी, और मैं अपना कमरे में आ चुका था। माँ आई गिलास का दूध लेकर के, मेरा चेहरा देख करके वो समझ गई कि मैं उसी लड़की के फिक्र में हूँ, चिंतित हूँ, और दूध दे के बोली कि बेटा दूध पी ले, भगवान सब ठीक करेगा, तू ज़्यादा टेंशन मत ले। मैं बोला हाँ माँ सब कुछ सही होगा, तू जा आराम कर, मैं दूध पी लूँगा। और मैं दूध पी करके, और थका हुआ तो था, और मैं वही सब बातें सोचते सोचते कि आखिर मैंने जो देखा था वो वाकई में भूत लड़की थी, कोई आत्मा थी, और उसका रचा हुआ सब ड्रामा था। क्या हमसे कुछ चाहती थी या हमें जान से मारना चाहती थी? मैं यही सब सोचते सोचते सो गया था। मैं जो गहरी नींद में गया तब मुझे बड़ा विचित्र सपना आया। सपने में देख रहा हूँ कि लड़की मेरे बिस्तर के पास में खड़ी है, और वैसे एकदम वैसे ही दिख रही थी, वैसी कपड़ों में, सेम वैसे, लेकिन चेहरे पर अब मुस्कुराहट थी, मुस्कुरा रही थी, और मेरे से बोल रही है कि बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मेरी इतनी मदद की, नहीं तो हमें देख करके तो सारे भाग जाते हैं। से बहुत बहुत दोबारा से आपका थैंक यू। और इस तरह की बात 2-3 बार उसने बोली थी, और इसके बाद मेरी नींद खुल गई थी। मैं हड़बड़ा के उठा तो जो मेरी खिड़की हमेशा बंद रहती थी, है कि बड़ी सी खिड़की थी और खेत साइड में खुलती थी, और उधर से मच्छर बहुत आते थे, तो मैं उसको हमेशा ही बंद रखता था, और खिड़की के दोनों पल्ले खुले हुए थे। और मुझे लगा कि कमरे में कोई था। जैसे ही मैं नींद से उठा था तो गायब हो चुका था, और वो खिड़की मुझे खुला हुआ नज़र आया था। मैं सन्न सा रह गया था, और पूरा शरीर के रोए खड़े हो गए थे। मैं उठ करके जल्दी से खिड़की बंद किया, और दरवाज़ा अच्छी तरह से हर जगह चेक कर लिया कि लड़की वाकई यहाँ पर है क्या, लेकिन वो थी नहीं। फिर मैं सो गया था। थोड़ी देर के बाद में सुबह नींद खुली, मेरी माँ मुझे उठा रही थी, निखिल निखिल उठ जा, और चेहरे पर बहुत मुस्कुराहट थी। हालांकि माँ बहुत संजीदा रहती थी, और कोई ख़ास मौके पर ही कोई चीज़ होती थी तो मुस्कुराती रहती थी। मैं उसकी मुस्कुराहट को समझ नहीं पाया। मैं बोला माँ बहुत मुस्कुरा रही हो, कोई बात है क्या नया?
बोली हाँ हाँ बात है ना। वो खुशी में बोल रही थी, जल्दी से उठ जा, आज तेरे पिताजी तुझे बुला रहे हैं, जल्दी जा। नहीं बात क्या है माँ, मुझे वो तो बता दे। वो बोली तेरे पिताजी मान गए हैं उस लड़के से शादी करने के लिए। हाँ वही तेरे को बुला रहे हैं कि जा उनके साथ उनसे मिलने के लिए और तेरा रिश्ता पक्का करने के लिए। मैं खुशी से तो ऐसे उछल पड़ा जैसे सारी जहान मुझे मिल चुकी हो। मम्मी के मैं गोद में उठा करके और डांस करने लगा था। मम्मी भी खुश, सारे नीचे उतार नीचे उतार। और वही हुआ, पिताजी मेरा मुस्कुरा रहे थे और बोले बेटा मैं बहुत सोचा, आखिर तुझे ही ज़िंदगी चलानी है उसके साथ में, मैं किसी और गैर से शादी कर दूंगा तो ज़िंदगी भर मुझे कोसता रहेगा, और मैं चल तेरा शादी उसी से कराता हूँ। मेरे तो लफ्ज़ ही नहीं निकले कुछ पल तक। मैं देखता रहा बाबूजी की शक्ल को। बाबूजी हंस पड़े, अरे गधा, आखिर मैं तेरा बाप हूँ, चल निकल, चलते हैं अब। तो दोस्तों ऐसी थी हमारी कहानी। और मैं अपने मन में सोचने लगा था कि कहीं रात में जो लड़की हमारे घर पर आई थी या मुझे थैंक यू बोल रही थी, कहीं उसका असर तो ये सब नहीं है जो बाबूजी मान गए हैं, पिताजी मेरे मान गए। लेकिन मन से मैं झटक दिया, नहीं ऐसे हमारे नहीं हुआ होगा, बाबूजी का अपना खुद का विचार होगा। लेकिन एक मन जरूर कह रहा था कि कहीं ना कहीं उस लड़की का कोई ना कोई कनेक्शन है। तो दोस्तों इस बात को तो बहुत साल गुजर चुके हैं, हमारी उस लड़की से शादी हो चुकी है और 2 हमारे बच्चे हैं, एक बेटा एक बेटी, और सही गृहस्थी हमारी चल रही है। तो दोस्तों ये थी निखिल जी की कहानी। अगर आपके पास भी कोई अपनी आप बीती है, कोई घटना है इस तरह का, तो मुझे इंस्टाग्राम पर या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर शेयर कीजिएगा, मैं आपकी कहानी को ज़रूर बनाऊंगा। और हाँ दोस्तों, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और साथ में हमारा दूसरा चैनल पर भी विजिट कीजिएगा, हाईवे नाइट पर। उसमें भी हर रोज़ अच्छी कहानी अपलोड होती है और देखकर सुनकर बहुत मज़ा आएगा आप लोगों को। तो कल हम फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ में। आप लोग अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार।